वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सीरीज का हमारा 10th लेक्चर है। यहाँ पे हम जीएस के 1, 2, 3 और 4 पेपर में से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है पेपर नंबर 1 से और क्वेश्चन है आउटलाइन द सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस ऑफ कंडक्टिंग अ कास्ट बेस्ड सेंसस इन इंडिया। भारत में जाति आधारित जनगणना आयोजित करने के महत्व और चुनौतियों की रूपरेखा तैयार करें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे कि कास्ट सेंसस होता क्या है, जाति जनगणना होती क्या है। तो जो भी सेंसस होता है, जब हम उसमें जाति के आधार पर सारा डेटा कलेक्ट करते हैं कि कौन सी जाति के कितनी पॉपुलेशन है इंडिया में, तो उसी को जो है हम लोग कास्ट सेंसस कहते हैं। ठीक है, इससे जो है हमारे इंडिया की जो है बहुत ही क्लियर पिक्चर जो है उभर के आएगी, जिसमें कि सब कुछ होगा कि कौन कौन सी कास्ट जो है इंडिया में है, उनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे किस फील्ड में कितना है, कौन सी जो है मार्जिनलाइज सेक्शन है। तो ये कई सारी पिक्चर जो है हमें सामने देखने को मिलेंगी। तो जो आखिरी जो जाति आधारित जो सेंसस था वो 1931 में जो है रिलीज़ किया गया था। तब जो है इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर था। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, जब से इंडिया जो है आज़ाद हुआ है 1951 से लेके 2011 तक जितने भी सेंसस हुए हैं, उसमें जो है यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के तो जो है उनके तो आंकड़े हमारे पास हैं, लेकिन यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस के लिए या फिर ओबीसीज का कोई भी आंकड़ा हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो 2011 में भी जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को जो है यहाँ पे कंडक्ट किया गया था, लेकिन इसके जो भी आंकड़े सामने आए थे उसमें जो है केवल जो है यहाँ पर जो आर्थिक संबंधित जो भी विवरण था वही पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक रूप से जो है रिलीज किया गया था। कास्ट के आधार पर जो भी डेटा था वो लोगों के सामने जो है लेकर के नहीं आए थे। तो इंडिया में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो कास्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण होती है। कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन दिया जाता है जॉब में और फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी। तो कास्ट जो है यहाँ पर एक हमारे पास एक क्लियर पिक्चर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए जो है कास्ट बेस्ड सेंसस की जो बहुत सारे लोग जो है वो मांग कर रहे हैं। तो आखिर इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसका महत्व क्या है कास्ट बेस्ड सेंसस का। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जितनी भी जो विभिन्न जातियां हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को प्रकट करेगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में जो है यहाँ पर इनइक्वालिटी बहुत है, असमानता बहुत है, आय में असमानता है, रिसोर्सेज लोगों के पास जो है यहाँ पर जो है क्या कहते हैं रिसोर्सेज कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोग जो है यहाँ पर रिसोर्सेज उनके पास बहुत ज़्यादा अभाव है। एजुकेशन में बहुत सारी कास्ट ऐसी हैं जो कि अभी भी पीछे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कास्ट बेस्ड सेंसस को जो है डेटा को कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक क्लियर पिक्चर होगी, जिससे कि हमारी जो जितनी भी जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है वेरियस कास्ट की वो हमें पता चलेगी। हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी ऐसी कास्ट है जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं, कौन कौन सी ऐसी कास्ट है जिनके पास जो है अभी भी रिसोर्सेज का या फिर संसाधनों का बहुत ज़्यादा अभाव है। ठीक है, वो कौन सी कास्ट का जो है कौन सी जॉब में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, कहाँ पे उनको जो है और रिप्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत है। तो पर्टिकुलर कास्ट के बारे में जानने के लिए हमारे पास एक क्लियर पिक्चर होगी। तो जो इतनी भी जो कास्ट है उनकी जो है यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं उसके बारे में हमें और ज़्यादा क्लियर पिक्चर देखने को मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्माण में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है रिजर्वेशन ही केवल आधार नहीं होता। यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि कौन से जो है कास्ट जो है मार्जिनलाइज्ड हैं, डिप्राइव्ड हैं, कहाँ पे जो है उनमें वो कौन से ऑक्यूपेशन में जो है ज़्यादा उनका रिप्रेजेंटेशन है। तो कास्ट सेंसस जो है ये पॉलिसी मेकर को के लिए जो है बेटर पॉलिसीज डेवलप करने में मदद मिलेगी। ठीक है, टारगेटेड पॉलिसीज जो होती है, ठीक है, लोगों को कुछ ऐसे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है जिनको कि टारगेट किया जाता है जब भी सरकार द्वारा नीति निर्माण किया जाता है, तो उसमें भी हमें और ज़्यादा मदद मिलेगी। जब हमारे पास कुछ आंकड़े होंगे कि कौन से कास्ट को जो है ज़्यादा ज़रूरत है सरकार से मदद की, तो उनके लिए जो है हम लोग टारगेटेड पॉलिसी जो है बना सकेंगे और उनको जो है उसका लाभ दे सकेंगे।
तो यहाँ पर जो है उनके लिए जो है पॉलिसी मेकिंग में भी बहुत ही ज़्यादा जो है ये महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके बाद हम देखते हैं हाशिए पर पड़े वर्ग का कल्याण करने के लिए में भी बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। तो यह जो यहाँ पे जो है इस जो पूरा जो आंकड़े जब हमारे पास सामने आएंगे तो यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेटस और एजुकेशन स्टेटस, ठीक है, इकोनॉमिक उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी एजुकेशनल स्टेटस क्या है, ये सारे आंकड़े हमारे सामने होंगे। तो जिससे कि जो है यहाँ पर जो टारगेटेड पॉपुलेशन है उनके कल्याण करने में हमें और ज़्यादा जो है वो मदद मिलेगी। और बार बार जो है कोर्ट ने भी हमेशा एम्फसाइज किया है कि रिजर्वेशन के बारे में हमें एडिक्वेट डेटा के जो है वो होना चाहिए, तभी जो है यहाँ के जो मार्जिनलाइज सेक्शन जो है हम उसको जो है लाभ पहुँचा सकेंगे। इसके बाद हम देखते हैं समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की पहचान करने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जो कास्ट बेस्ड सेंसस है उसमें ऐसा नहीं है कि केवल जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, केवल उन्हीं के आंकड़े सामने आएंगे। जो प्रिविलेज सोसाइटी है, ठीक है, उनको भी आइडेंटिफाई करने में जो है हमें मदद मिलेगी। और हमें ये पता चलेगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितने भी जो प्रिविलेज क्लास है, ठीक है, जो कि विशेषाधिकार वाली जो क्लास है, उनके पास जो है उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है कितना उनको जो है फ़ायदा मिला है। तो इससे जो है उनकी भी नीड को हमें रिकॉर्ड करने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे डिसएडवांटेज ग्रुप के तो बारे में हमें पता चलेगा ही, हमें ये पता चलेगा कि वो कहाँ कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे उनको कमियाँ हैं, उसको तो टारगेट करने को मिलेगा ही हमें इस आंकड़े से। साथ साथ जो प्रिविलेज क्लास है उसको भी चिन्हित करने में हमें जो है मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखेंगे आरक्षण का युक्तिकरण। यहाँ पर जो है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो है उससे हमें जो है रिजर्वेशन को और ज़्यादा रैशनलाइज करने में मदद मिलेगी। जैसे कि ओबीसी में भी जो है बहुत सारी जो है सब ग्रुपिंग्स हैं, तो उन सब ग्रुपिंग्स को जो है किस तरीके से रिजर्वेशन देना है उसमें हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर हमें मदद मिलेगी कि हाँ जितनी भी जो रिजर्वेशन पॉलिसी में कि जितनी भी जो कास्ट है उन सभी का जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो तो उससे हम जो है यहाँ पे आरक्षण उनको रिजर्वेशन दे सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मिथक टूटना। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे जो है हमारे सोसाइटी में जो है मिथक बने हुए हैं कि जो कोई पर्टिकुलर कास्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर जो है और कास्ट से है। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन होता है उसमें बहुत ज़्यादा जो मिथक जो है उसको भी तोड़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ठीक है, तो कर्नाटका में जो है अभी तक क्या था कि वहाँ यहाँ पर माना जाता है कि जो लिंगायत कम्युनिटी है उनकी वो जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है उनकी पॉपुलेशन है। लेकिन इस स्टडी के बाद ये पता चला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सिमिलरली अगर हम देखें मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में जो कुकी ट्राइब्स और जो मेती में जो झगड़ा हो रहा है उनकी वजह से बहुत सारे जो कम्युनल क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। कास्ट बेस्ड सेंसस के बाद जो है एक्चुअल में जो है वहाँ पे कौन कितना रिप्रेजेंट करता है, किसकी पॉपुलेशन कितनी है, ये सब हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे जो मिथ बस्टिंग में भी जो है मदद हमें मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं समावेशन और बहिष्करण त्रुटियों को जो है कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी ऐसी कास्ट है जो कि उनको बहुत सारा फ़ायदा मिला है रिजर्वेशन के थ्रू, या फिर और जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो लोग बहुत ज़्यादा जो है एडवांस हो गए हैं। तो हमारी कंट्री में जो है उन लोगों को जो है वहाँ से रिजर्वेशन में से निकालने में मदद मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा जो है आगे बढ़ चुके हैं, जिनको बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। और यहाँ पर जो है जिनको लाभ नहीं मिला है, जो कि अभी भी पीछे रह गए हैं, उनको और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देने में भी जो है वो मदद मिलेगी। तो इंक्लूड किसको करना है उसमें मदद मिलेगी, एक्सक्लूड किसको करना है उसे भी पहचानने में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं संवैधानिक अधिदेश। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो फेवर करता है, हमारा संविधान जो है उसमें आर्टिकल नंबर 340 में ये कहा गया है कि यहाँ पर एक कमीशन होना चाहिए जो कि रिकमेंड करे कि कौन कौन सी जो है सोशली और एजुकेटेड बैकवर्ड कास्ट है, और उनके लिए जो है हमें कार्य करने में और ज़्यादा मदद मिलेगी, उनको हमें और ज़्यादा टारगेट करने में मदद मिलेगी। लेकिन इसमें जो है बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं। ठीक है, केवल ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है इसके सिग्निफिकेंस
इलेक्शंस है इसमें इसको कंडक्ट करने में बहुत सारी जो है हमारे सामने चुनौतियाँ हमें हैं। सबसे पहले है कि डिफ़िकल्टी इन डेटा ऑफ कलेक्शन, ठीक है। डेटा एकत्र करने में बहुत ज़्यादा जो है कठिनाई हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इंडिया में जो है बहुत सारी कास्ट है, ठीक है, मल्टीपल कास्ट हैं और यहाँ पर देख तो इन सभी कास्ट के लिए जो है डेटा कलेक्ट करना जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है एक कम्बरसम प्रोसीजर है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो अलग अलग स्टेट में, ठीक है, एक ही कास्ट की जो है अलग अलग जो है स्पेलिंग, अलग अलग तरीके से जो है उनको जो है स्पेल किया जाता है। तो उससे भी जो है यहाँ पे किस कास्ट को किसके अंदर रखना है, सब कैटेगराइज कैसे करना है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे एक कम्बरसम प्रोसीजर हमें देखने को मिल सकता है। और जो भी हमारा जो डेटा कलेक्ट होके आएगा तो उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पर जो है यहाँ पे सवाल उठाया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं लोग अपनी जातियाँ जो है उनको बताने से इनकार कर सकते हैं। लोगों के पास ये हक है, उनके पास ये राइट है कि वो अपनी आइडेंटिटी जो है उसको रिवील ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उनको वो अपनी जो अपनी आइडेंटिटी है, अपनी कास्ट जो है उसको बताने से इनकार कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो है अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि उनको समाज में जो है एक जो हमारे समाज की जो बहुत बड़ी बुराई है, ठीक है, उसे उन्हें झेलना पड़ेगा, उनके साथ जो है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, इसलिए भी लोग जो है अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते हैं। और इसी के साथ साथ कुछ लोगों को लगता है कि जो अभी तक उन्हें जो कुछ बेनिफिट्स जो सरकार द्वारा मिल रहे थे, वो अगर उनकी जो आइडेंटिटी अगर सामने आ जाएगी तो हो सकता है कि उन्हें वो लाभ अब आगे ना मिले। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश भी करते हैं, जिससे कि जो हमारा जो कास्ट बेस जो सेंसस है उसके आंकड़े जो है हमारे पास ठीक ढंग से सामने नहीं आ पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं 50% आरक्षण सीमा का जो है उल्लंघन हो सकता है। यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में यहाँ पर एक कैप लगा दी गई है कि 50% से ज़्यादा जो है रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब अगर कास्ट बेस्ड सेंसस के आंकड़े हमारे पास होंगे तो यहाँ पर जो है बहुत सारी कई ऐसी जातियाँ हैं, जैसे पटेल्स हैं, गुर्जर हैं, जाट्स हैं, जो काफ़ी समय से जो है रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। आंकड़ों के सामने आने के बाद जो है उनकी मांग जो है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो हो सकता है कि जो है यहाँ पर जो रिजर्वेशन जो अभी ऑलरेडी जो है 50% जहाँ पे दिया जा रहा है, तो यहाँ पे उसको जो है बढ़ाना पड़े, ठीक है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं, वायलेंट प्रोटेस्ट भी होता है। और यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि जो कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हमारी हेल्प नहीं करेगा रिजर्वेशन देने में। और जो SECC है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है वो जो है उसको हमें आधार लेना चाहिए जब भी हम रिजर्वेशन को रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 50% जो रिजर्वेशन का जो कैप है उसको भी जो है वहाँ पे उसकी जो सीमा जो है वो उल्लंघन हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं वोट बैंक की राजनीति। बहुत जब ये आंकड़े सामने आएंगे तो बहुत सारे जो है पॉलिटिकल लीडर्स जो है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपने जो है कास्ट को एक हथियार बना के जो है अपनी वोट बैंक के लिए जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो तो यहाँ पर जो हमारे जो कहते हैं कि कास्ट जो है यहाँ पर बहुत ही बड़ा जो है एक फैक्टर होता है इलेक्शन के टाइम पर, तो उसके लिए जो है इसका मिसयूज़ किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं सांप्रदायिक जो झगड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कास्ट सेंसस में जब सामने आएंगे, जब डेटा सारे सामने आएंगे कि कौन सी जाति के व्यक्ति सबसे ज़्यादा हैं, किसको कहाँ पर जो है ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला है, तो उससे जो है आपस में जो कम्युनल राइट्स जो हैं वो हो सकते हैं, कम्युनल क्लैशेस हो सकते हैं। मार्जिनलाइज सेक्शन जो है अभी तक जो है लोगों को नहीं पता है कि कहाँ पे जो है किस में कमियां है, कौन से क्षेत्र में किस कास्ट की कमी है, कौन से कास्ट रिप्रेजेंट नहीं करती है। जब वो सब आंकड़े सामने आ जाएंगे तो आपस में जो है लोगों के बीच में जो है द्वेष भी उत्पन्न हो सकता है। तो ये बहुत ही एक सेंसिटिव डेटा है और जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो हैं वो इसको कम्युनल राइट्स के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आपस में लोगों को जो है कम्युनल उनके जो है कास्ट के बेसिस पे जो है उनके बीच में जो है क्लैशेस उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर कोई कास्ट जो है वो अगर बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा न्यूमरस नंबर में है, उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उनको रिप्रेजेंटेशन कम मिला है, तो उससे उसमें क्या होता है सेपरेटिस्ट टेंडेंसी भी जो है वो भी आ जाती है, ठीक है। जो उनकी जो अलगाव वाली जो डिमांड होती है वो भी हमें सामने देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम देखते हैं समाज का
विभाजन, ठीक है। समाज में जो है विभाजन भी देखने को हमें मिल सकता है, जो कि यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है कि कास्ट को हमें जो है एलिमिनेट करना चाहिए, लेकिन कास्ट सेंसस के आने के बाद ये और ज़्यादा जो है स्ट्रेंथन हो जाएगी। हमारा जो पूरा आइडिया जो है कास्टलेस सोसाइटी का, ठीक है, कि कोई भी कास्ट नहीं होनी चाहिए, कास्टलेस सोसाइटी का, वो और ज़्यादा जो है यहाँ पर इस ये जो नोशन है इसको हम लोग कहीं दरकिनार करके कास्ट को और ज़्यादा जो है महत्व देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पूरे जो सोसाइटी है उसमें हमें एक विभाजन देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम देखते हैं भारी लागत। इसकी जो लागत है कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर हम देखें तो जब सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को जो है कंडक्ट किया गया था 2011 में, तब इसको जो है रेगुलर सेंसस के साथ जो है कंडक्ट नहीं किया गया था, और इसमें अलग से 1.45 लाख करोड़ जो है इसका जो है यहाँ पे इसमें खर्च किया गया था। तो यहाँ पर इसकी जो कॉस्टिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज होती है, इसमें कॉस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे इसके लिए अलग से मशीनरी चाहिए, इसके लिए अलग से जो है फंड्स चाहिए, जिसके लिए हमारे जो अदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, उनके फंड्स को हमें यहाँ पर डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है इसकी कॉस्टिंग भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर इसका सरकार का कास्ट सेंसस के बारे में क्या कहना है। सरकार कहती है कि ये इस टाइम पे जो है अभी फिजिबल नहीं है कि हम लोग कास्ट बेस्ड सेंसस को जो है कंडक्ट कर सकें, और साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, प्रशासनिक और जो लॉजिस्टिकल, ठीक है, लॉजिस्टिकल डिफ़िकल्टीज़ भी बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा मशीनरी नहीं है, इतने ज़्यादा टेक्निकल हमारे पास लोग नहीं हैं जो कि जो कास्ट बेस्ड सेंसस को जो है यहाँ पे कंडक्ट कर सकें। और कास्ट बेस्ड सेंसस के लिए जो है क्वेश्चनर जो है, ठीक है, जो भी सेंसस का जो क्वेश्चनर है वो ऑलरेडी जो है वो फाइनलाइज हो चुका है, और इसके लिए जो है कई महीने पहले जो है फाइनलाइज हो जाता है। इसके बहुत सारे जो है ट्रायल्स होते हैं, और इस स्टेज पे क्वेश्चनर में नए क्वेश्चंस को ऐड करना जो है वो भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो ये सरकार का जो है तर्क है, और सरकार ने कहा है कि यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे ये नहीं कहता कि यहाँ पे हमें बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है सेंसस में आंकड़े देने चाहिए, ठीक है। आंकड़ों की बात की गई है केवल एससी और एसटी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके आंकड़ों की बात यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कही गई है। तो हम आगे क्या कर सकते हैं, अगर हम आगे को देखें तो जो है हमारे पास जितना भी जो डेटा अभी तक का उपलब्ध है, ठीक है, सेंसस का है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, तो इन सभी डेटा को जो है हमें इंटीग्रेट करके, ठीक है, इनको सारे को इंटीग्रेट करके हमें देखना होगा, और उसके बाद ही जो और उसी से हम लोग को जो है कोई भी निर्णय लेना होगा, उसी के आधार पे हमें पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेट करनी चाहिए। इसी के साथ साथ सचर कमेटी ने कहा था कि जो है यहाँ पे एक नेशनल डेटा बैंक होना चाहिए, ठीक है, नेशनल डेटा बैंक होना चाहिए, जिसमें कि हमें पास जितने भी जो कास्ट है उनका सारा का सारा जो है डेटा अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि 2017 में, ठीक है, जस्टिस रोहिणी, ठीक है, जस्टिस रोहिणी कमेटी का गठन किया गया था 2017 में, और उनको कहा था कि जितनी भी जो ओबीसी क्लासेस हैं, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके सब कैटेगराइजेशन को वापस से रिव्यू करने के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास कोई भी एक डेटा नहीं था, कोई भी डेटा बैंक नहीं था, जिसके कारण से जो है यहाँ पर जो भी ये सब कैटेगराइजेशन नहीं हो पाया था। तो हमें इन सब चीज़ों पर जो है काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जो कास्ट जो है हमारे इंडियन सोसाइटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है फीचर है, और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जॉब में रिजर्वेशन के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है रिजर्वेशन के लिए। तो हम बहुत साल जो पुराना, मतलब कि 1931 के आंकड़ों के बेसिस पे जो है जॉब में रिजर्वेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो है रिजर्वेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो रिजर्वेशन देते हैं, इस पुराने आंकड़े के बेसिस पे नहीं दे सकते, इसलिए हमें एक नए आंकड़ों की ज़रूरत है। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है उसका मिसयूज़ ना हो, ठीक है, उसका मिसयूज़ ना हो, उससे किसी भी प्रकार का जो हमारे जो सोसाइटी है उसमें किसी भी प्रकार से उसमें अनरेस्ट ना हो, वहाँ पे जो है कम्युनल क्लैशेस ना हो, हमें ये भी ध्यान में रखना होगा। ये जितना भी जो डेटा है ये लोगों के भले के लिए, उनको लाभ पहुंचाने के लिए जो है हमें यूज़ करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है पेपर नंबर 2 से, और क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पीएम प्रणाम स्कीम, ठीक है, पीएम प्रणाम योजना पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें।
पीएम प्रणाम स्कीम। पीएम प्रणाम स्कीम का उद्देश्य जो धरती माता है उनकी पुनर्स्थापना करना, लोगों में जागरूकता फैलाना और साथ साथ जो है मिट्टी की पोषण में सुधार करना। ठीक है, उसके लिए ये एक कार्यक्रम लेके आया गया है। और पीएम प्रणाम का अगर हम फुल फॉर्म समझें तो प्रधानमंत्री प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। ठीक है, ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स का मतलब है जो अभी तक जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किए जाते हैं उसके यूज़ को कम करना और उसकी जगह जो है यहाँ पे कोई ऑल्टरनेटिव, कोई वैकल्पिक पोषक तत्व को जो है यहाँ पर खोजना और उसको प्रोत्साहन देना, ताकि हमारी जो पूरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको और ज़्यादा बेहतर बना सकें। तो अगर हम समझें तो ये जो पीएम प्रणाम स्कीम है ये एक मास्टर प्रोग्राम है। ठीक है, मास्टर प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य है मिट्टी की जो हमारी जो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसको और बेहतर करना और मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स है उसको फिर से स्थापित करना। इसके लिए जो है यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, नेचुरल फार्मिंग है, नैनो फर्टिलाइज़र और बायो फर्टिलाइज़र, बायो ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है प्रमोट किया जाएगा, ताकि जो हमारी मिट्टी की जो यहाँ पे उपजाऊ क्षमता है उसको और ज़्यादा बेहतर किया जा सके। तो ये जो स्कीम है इसको यूनियन बजट 2023-24 में जो है लॉन्च किया गया था। और अगर हम इसके उद्देश्य को समझें तो इसका उद्देश्य जो भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया और इसके बाद जो है डीएपी है, एमओयू है, ये सब जो ये यूज़ होते हैं जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उनके उपयोग को जो है कम करना इसका उद्देश्य है। और केमिकल फर्टिलाइज़र पे सरकार द्वारा बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है। तो जब यहाँ पे जो है यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम होगा तो सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है उसके भी बोझ जो है वो कम होगा। तो इसका दो उद्देश्य हम समझेंगे कि जो है केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग को कम करना और साथ साथ सब्सिडी का जो बोझ है उसको भी कम करना। इसके लिए कोई भी अलग से जो है यहाँ पर कोई भी अलग से बजट नहीं दिया गया है इसके लिए, लेकिन इसके लिए ठीक है, तो इसका कोई भी अलग से बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। इसका जो वित्त पोषण कहाँ से होगा? इसका वित्त पोषण होगा जो भी हमारे जो सब्सिडी का जो अमाउंट है, ठीक है, जो भी हमारी सब्सिडी जो भी हमारी सेव हो रही है उसका जो अमाउंट है उसका 50% जो है वो स्टेट्स को दिया जाएगा। स्टेट्स जो है उनको पुरस्कृत किया जाएगा, उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। किस बेसिस पे? कि जितना भी जो 3 साल में जो उनका जितना भी जो केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ हुआ है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी यूज़ हुई है पिछले 3 साल में, उससे कम क्वांटिटी अगर वो 1 साल में यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र तो जो है उनको पुरस्कृत किया जाएगा, उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। और जो भी उनको जो अनुदान ग्रांट दिया जा रहा है उसका 70%, ठीक है, उसका जो 70% अनुदान जो है वो जो है जिला लेवल और या फिर जो हम कह सकते हैं विलेज ब्लॉक लेवल जो है उसके स्तर पर जितना भी जो रासायनिक उर्वरक है उसके वैकल्पिक स्रोतों को खोजने के लिए जाएगा। ठीक है, कि हम और किस तरीके से जो है केमिकल फर्टिलाइज़र को कम कर सकते हैं, ऑल्टरनेट क्या क्या जो है हमारे सोर्सेज हो सकते हैं जिससे कि हम मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको फिर से स्थापित कर सकें। तो इसके लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए जो है यहाँ पे ये अनुदान यूज़ किया जाएगा। प्लस यहाँ पे जो है किस किस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके हम लोग जो है ऑल्टरनेट जो फर्टिलाइज़र है उसको हम लोग बना सकते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी पर जो है ये खर्च किया जाएगा। तो बेसिकली अगर हम माने तो ये एसेट क्रिएशन पे ये जो है 70% जो ग्रांट है उसको खर्च करने का प्रावधान दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं जो अलग से जो इसका जो बचा हुआ जो 30% का हिस्सा है इस पे जो है फार्मर्स हैं, पंचायत हैं, ठीक है, फार्मर है, पंचायत है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, एफपीओज हैं, ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको जो है यहाँ पर उन सभी को जो है यहाँ पे इंसेंटिवाइज किया जाएगा, उन सबको पुरस्कृत किया जाएगा, ताकि जो है क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है यहाँ पे लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया है, तो इसलिए उनको प्रोत्साहन के रूप में और पुरस्कार के रूप में जो है ये 30% अनुदान जो है वो दिया जाएगा, ताकि जो है वो लोगों को और ज़्यादा जो है इंसेंटिवाइज और ज़्यादा जो है लोगों को जो है इन्फ्लुएंस कर सकें कि वो लोग केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ को कम कर सकें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पीएम प्रणाम जो पूरी योजना है इसके कई सारे लाभ है, कई सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो उसमें क्या होगा, हमारा जो सब्सिडी बिल जो है उसमें हमें कमी देखने को मिलेगी।
तो सब्सिडीज़ जो है यहाँ पे जो है सरकार द्वारा जो है कंपनीज़ को दी जाती हैं, ठीक है, फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को दी जाती हैं और उसके बाद जो है वहाँ पे फार्मर्स को जो है वो फिर कम मूल्य पे जो है फार्मर्स को दी जाती हैं। तो यहाँ पर जो है लेकिन फार्मर्स क्या करते हैं, उसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते हैं, क्योंकि सस्ते में चीज़ मिल रही है और वहाँ पे कोई उन्हें बताने वाला नहीं है, तो यहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ होता है फर्टिलाइजर्स का। तो इस फर्टिलाइज़र के यूज़ को कम करने से जो है हमारे सब्सिडी बिल में भी जो है वहाँ पे हमें कमी देखने को मिलेगी। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2021-2022 में, ठीक है, 2021-2022 में 1.62 लाख करोड़ का जो है यहाँ पे सरकार द्वारा सब्सिडी दी गई थी, जो कि 2022-23 में 39% तक बढ़ गई थी और अब जो है इसमें जो है 2.25 लाख करोड़ जो है सब्सिडी दी गई थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो सरकार के जो रिसोर्सेज होते हैं वो फर्टिलाइज़र की सब्सिडी के लिए चली जाती है। तो इस सब्सिडी के बर्डन को कम करने के लिए जो है इस स्कीम को लेकर के आया गया है। पिछले कई सालों में हमने देखा है कि जो फर्टिलाइज़र का कंजम्पशन तो जो है वो कम नहीं हुआ है, ठीक है, कंजम्पशन जो है वो कम नहीं हुआ है, लेकिन जो सब्सिडी का जो बजट है वो और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हुआ है और सब्सिडी इंक्रीज़ होने के कारण जो है सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट का जो लक्ष्य है उसको भी हम लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इससे फिस्कल डेफिसिट भी जो है वो बढ़ता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगर लाभ देखें तो रासायनिक उर्वरकों का जो प्रयोग है उसको कम करने के में मदद मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स की बात की गई है, जिससे कि जो हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र है उसके उपयोग को कम करने में मदद मिलेगी। और यहाँ पर जो है नैनो यूरिया, ठीक है, सल्फर कोटेड यूरिया, इन सबको जो है प्रमोट करने का प्रावधान रखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं बेहतर मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता। तो यहाँ पर अगर जो है यहाँ पे अगर हम लोग नेचुरल न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करेंगे तो उससे हमारी जो सॉइल हेल्थ होगी, जो मिट्टी की जो स्वास्थ्य है वो भी और ज़्यादा बेहतर होगा और लॉन्ग रन में हम देखेंगे कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी जो है वो और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। यील्ड जो है, क्रॉप यील्ड जो है वो और ज़्यादा जो है वो बेहतर हो रही है। तो यहाँ पर जो है हमें जो सॉइल हेल्थ जो है उसको बेहतर बनाने का काम करेंगे। ऑल्टरनेट जो ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स हैं या फिर जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स है वो हमारे सॉइल हेल्थ को अच्छा करने में काम करेंगे, जिससे कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो लॉन्ग रन में और ज़्यादा बेहतर होगी। इसके बाद हम देखते हैं पर्यावरणीय क्षति को रोकने में मदद मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे फर्टिलाइजर्स की वजह से जो यहाँ पे जो रन ऑफ होता है फर्टिलाइजर का नदी नालों में, तो उसकी वजह से जो है वाटर बॉडीज़ जो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो पॉल्यूट हो जाती हैं। उनके पॉल्यूट होने के कारण जो है एल्गल ब्लूम जैसी समस्या हमें देखने को मिलती है, जिससे कि जो यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ जो है, जो समुद्री जीवन जो है, उस पर नकारात्मक असर हमें देखने को मिलता है। तो जब हम लोग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, तो जो है यहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ में को पॉल्यूट जो है वो कम होंगे, जिससे कि जो है यहाँ पे एनवायरमेंटल डैमेज को भी हम लोग कम कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एनवायरमेंटल डैमेज कम करेंगे तो हम जो है हम अपने SDG को प्राप्त करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बेहतर मानव स्वास्थ्य, ठीक है। यहाँ पर जो है ह्यूमन हेल्थ के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो अगर हम ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करते हैं, अगर हम लोग नेचुरल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं, तो वो हमारे ह्यूमन हेल्थ पे भी जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अगर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का अगर बहुत ही ज़्यादा जो अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा जो खाने के साथ साथ जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, उससे हमारी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जैसे कि कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, जो DNA डैमेज के द्वारा भी जो है बहुत सारे डिजीजेस लोगों में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ पे भी जो है एक सकारात्मक हमें असर देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन या फिर प्रौद्योगिकी एकीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो नई टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर क्षेत्र में अडॉप्ट करने के लिए जो है यहाँ पे
प्रमोट किया जा रहा है, ताकि जो है यहाँ पे ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र को जो के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए उसको हम लोग लगा सकें। ठीक है, और यहाँ पे जो है बेसिक यहाँ पे मेनली जो है ये सब जो है विलेज लेवल पे यूनिट्स लगाई जाएंगी। तो इससे जो विलेज जो हमारा जो रूरल एरियाज़ है, विलेज एरियाज़ जो है वो भी और ज़्यादा वहाँ पे भी जो है डेवलपमेंट होगा। इसी के साथ साथ अगर हम एक और देखें, ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मर्स इनकम को भी जो है बढ़ाने में मदद मिलेगी, फार्मर्स की इनकम को भी इंक्रीज़ करने में मदद मिलेगी, क्योंकि ठीक है सरकार द्वारा जितने भी जो बायो फार्मिंग या फिर बायो एग्रीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग द्वारा जितने भी जो उत्पादन हो रहा है, ठीक है, उसकी मार्केटिंग के लिए भी जो है जोर दिया जाएगा, और जिससे कि जो किसान हैं उनको इसका जो है सीधा फ़ायदा मिलेगा। प्लस यहाँ पर जो है नेचुरल फार्मिंग या फिर नेचुरल जो फर्टिलाइज़र है उससे जो है यहाँ पे इनपुट कॉस्ट भी जो है वो कम हो जाती है, जिसका कि फ़ायदा किसको मिलेगा, वो फार्मर्स को ही मिलेगा। तो फार्मर्स की आय को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इसके कुछ कंसर्न्स भी हैं, ठीक है, कि इफेक्टिवनेस ऑफ ऑल्टरनेट फर्टिलाइज़र, वैकल्पिक उर्वरक कितनी प्रभावशील है, इस पर अभी बहुत ज़्यादा जो है रिसर्च नहीं की गई है। तो यहाँ पे जो है उस जो अगर हम ऑल्टरनेट फर्टिलाइज़र्स जो है अगर हम लगाते हैं अपने खेत में, तो उससे जो है क्रॉप यील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, क्या उससे जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो ये अभी एक कंसर्न जो है ये बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन बायो फर्टिलाइज़र, जैव उर्वरक में जो पोषक तत्वों की जो है वो कमी होती है, जैसे कि जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो ये जो है बायो फर्टिलाइज़र में इनकी बहुत ज़्यादा कमी होती है, जिसकी की आवश्यकता हमारे क्रॉप्स को होती है। तो यहाँ पर ये कंसर्न्स भी बने हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल, ठीक है, तो ये जो पूरी स्कीम है पीएम प्रणाम, तो ये नई तकनीकी जो है एग्रीकल्चर में उसको अडॉप्ट करने के लिए, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद मिलेगी, सब्सिडी को कम करने में मदद मिलेगी, और इसी के साथ साथ जो सब्सिडी का जो पैसा बचेगा, ठीक है, 50% तो यहाँ पे स्टेट्स को जो है यहाँ पे दे दिया गया, लेकिन जो 50% जो सरकार के पास पैसा बचा है वो उसको अन्य डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में जो है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बहुत सारे फायदे हैं अगर इसको ठीक से इम्प्लीमेंट किया जा सके तो। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है आउटलाइन द चैलेंजेस फेस्ड by startups in India, also enumerate the steps taken by the government to boost the startup ecosystem in India। भारत में स्टार्टअप के सामने आने वाली चुनौतियों को संक्षेप में बताएं। इसके अलावा भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को इंगित करें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर जो स्टार्टअप जो है वो होता क्या है। स्टार्टअप जो है ये कोई भी जो कंपनी है, एंटरप्राइज है, वो जब अपनी इनिशियल स्टेज में होती है, जब अपने वो प्रारंभिक चरण में होती है, तो उसको स्टार्टअप कहा जाता है। स्टार्टअप एक बहुत ही छोटा सा सेटअप होता है जहाँ पर कि कुछ व्यक्ति, ठीक है, मतलब एक या एक से अधिक व्यक्ति जो है आपस में जुड़ते हैं और वो किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को मार्केट में लॉन्च करते हैं। वो लोग कोई भी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, जो भी मार्केट में प्रॉब्लम है, लोगों की प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसका सोल्यूशन के लिए अपना एक नया प्रोडक्ट या फिर नए सर्विस को जो है वो लॉन्च करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जो स्टार्टअप है उसके फीचर्स की बात करें, उसकी विशेषताएं की बात करें, तो सबसे बड़ा इसका फीचर होता है नवाचार। इसमें इनोवेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग मार्केट में जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, मार्केट में जितने भी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें कुछ इनोवेशन लेकर के आते हैं, तभी जो है उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वहाँ पे बढ़ती है। यहाँ पे वो लोगों की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इनका जो पूरा सेटअप जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। वो लोग जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल अप्रोच लेकर के चलते हैं और जल्दी से जल्दी जो है मार्केट की जो भी डिमांड होती है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसमें छोटी टीमें होती हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा जो है बहुत बड़ा सेटअप नहीं होता है, तो इनके जो काम करने के जो इनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। इनकी टीम्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती हैं, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होती हैं, टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा ये लोग उस पर जोर देते हैं और उसी को यूज़ करके जो है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मार्केटिंग या फिर जो उसको उत्पादन जो है वो करते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं एक्सटर्नली फंडेड, ठीक है, बाह्य रूप से वित्त पोषित होते हैं। इनकी यहाँ पे जो फंडिंग की जो है स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो जनरली क्या देखा जाता है कि बाहरी, ठीक है, बाहर से जो है इन लोग को जो है फंड किया जाता है। इसमें दूसरी जगह दूसरी कंपनीज हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन कंपनीज में स्टार्टअप्स में जो है इन्वेस्ट करती हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसका सिग्निफिकेंस देखें या फिर हम देखें कि स्टार्टअप का जो सिनेरियो इंडिया में क्या है, अगर हम इंडिया में इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो विश्व में जो है तीसरा सबसे बड़ा है, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट है। और 2018 में हम देखते हैं कि यहाँ पर इंडिया में 50,000 से ज़्यादा इंडिया में जो है स्टार्टअप्स थे। और 2019 में, ठीक है, 2019 में ही करीब 1300 जो है 1300 जो है टेक ओरिएंटेड, ठीक है, टेक ओरिएंटेड स्टार्टअप्स की जो है स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रतिदिन 2 से 3 स्टार्टअप जो है यहाँ पर जो है उसको स्थापित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंडिया में इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो बहुत ही बड़ा है। इसी के चलते जो है यहाँ पर इंडिया का स्टार्टअप जो इकोसिस्टम इतना बड़ा है, इसी के चलते जो यहाँ पे जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है उनकी संख्या में भी पिछले कई सालों में जो है वृद्धि हुई है। यहाँ पर देखा गया है कि जो पिछले कुछ सालों में जो है पिछले साल जो है इनमें जो है जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स थी उनकी संख्या में 14% जो है इंक्रीज़ हुआ था। उसके पहले अगर हम देखें तो 10% का इंक्रीज़ हुआ था और उसके जो पिछले साल जो है वो 11% का इंक्रीज़ जो है वो हुआ था। तो यहाँ पर हम देखते हैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स की संख्या भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि स्टार्टअप का इकोसिस्टम हमारा बहुत अच्छा है। नई नई जो महिलाएं आ रही हैं वो भी नए नए अपने जो स्टार्टअप आइडियाज़ लेके आ रही हैं और उसको जो है यहाँ पर स्थापित कर रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं जॉब क्रिएशन में भी स्टार्टअप का जो है वो बहुत बड़ा हाथ है। एक साल में करीब 40,000 नई जॉब्स को जो है नई जॉब जो है स्टार्टअप में जो है यहाँ पे स्टार्टअप में जो है पैदा हो रही हैं। और इसी कारण जो है जो पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें करीब जो है 1.6 से 1.7 लाख लोग जो है वो यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्टार्टअप्स जो हैं उनके पास बहुत सारी चैलेंजेस हैं, बहुत सारी उनके सामने जो है चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौतियां उनके पास फंडिंग की होती है, अनुदान की होती हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है जो भी एंजल इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं वो स्टार्टअप्स में जो है कुछ सालों में हमने देखा है कि इन्वेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ग्लोबल स्लो डाउन है उसकी वजह से उनको जो है स्टार्टअप में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो लोग पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ग्लोबली जो है एक रिस्क है और जिससे कि उनका पैसा डूबना चाहिए। और दूसरा ये कि पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि बहुत सारे स्टार्टअप जो हैं वो फेल हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है इन्वेस्टर जो है उस वहाँ कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करता जहाँ पे कि उसको रिस्क हो कि उसका पैसा जो है वो डूब जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कारण है कि यहाँ पे जो स्टार्टअप है उनको जो है फंडिंग जो है वो नहीं मिलती है। और जितने भी जो स्टार्टअप्स हैं इनको फंडिंग की ज़रूरत होती है ताकि ये लॉन्ग टर्म में जो है सर्वाइव कर सके, लॉन्ग टर्म के लिए जो है जो लॉन्ग टर्म में जो है वो सस्टेन कर सकें। तो अगर जो वो लोग सस्टेन नहीं कर पाते, उनके पास फंडिंग की बहुत ज़्यादा कमी है, इसके कारण भी बहुत सारी जो है समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है लोगों को जो है नौकरी से निकाल दिया जाता है, ले ऑफ्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये जो कंपनीज जो हैं ये कॉस्ट कटिंग करती हैं, ठीक है, कॉस्ट कटिंग करती हैं। और इसके बाद हम देखते हैं या फिर ये जो स्टार्टअप्स होते हैं ये किसी बड़ी कंपनी के साथ जो है वो मर्ज हो जाती हैं, या फिर जो है इनका जो है हम देखते हैं कि ये कम्प्लीटली ही जो है वो बंद हो जाती हैं, उनका जो है शट डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे फंडिंग की बहुत बड़ी समस्या है स्टार्टअप्स के सामने। इसके बाद हम देखते हैं नियुक्तियाँ, हायरिंग में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बेसिकली जब हायर करना हो स्किल्ड लेबर्स को, ठीक है, स्किल्ड लेबर्स को जब हायर करना हो तो फिर यहाँ पे इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोग क्या प्रेफर करते हैं, लोग अपने प्रेफर करते हैं कि जो बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पर जो है अपने जॉब को सिक्योर करें। स्टार्टअप में बहुत ही कम लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि स्टार्टअप के साथ बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि अगर वो कल को फेल हो गया तो उनकी नौकरी भी चली जाएगी। तो क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ जो हैं इनके पास बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, उसकी भी बहुत ज़्यादा समस्या इनके पास होती है। यहाँ पे हमने जैसे कि पढ़ा है कि यहाँ पे इनके पास जो है लैक ऑफ फंड्स होते हैं। लैक ऑफ फंड्स होने के कारण ये जो स्टार्टअप्स होते हैं ये ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करते। ये चाहते हैं कि स्किल्ड लेबर को ही हायर करें, पर और ये जो अनस्किल्ड होते हैं या फिर जो न्यू एंट्रेंट्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो
जो फ्रेशर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए कि इनके पास इतना पैसा नहीं होता है, ठीक है। तो और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी कहीं ना कहीं लैक करता है। जो भी चीज़ हमें सिखाई जा रही है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और जो मार्केट की डिमांड है, जो एक्चुअली जॉब की डिमांड है, उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो गैप देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस वजह से भी जो है यहाँ पे जो स्किल्ड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा कमी है। और स्पेशली ये जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स जो है उसमें ये समस्या बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं प्रतियोगिता, ठीक है। मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे जो है प्लेयर्स हैं किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए, किसी भी एक सर्विस के लिए। तो यहाँ पर जो है उनके बीच में compete करना जो है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनका जो पूरा जो वेंचर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो उनके लिए compete करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे एंटरप्राइजेस प्रेजेंट हैं, और वो अपने प्रोडक्ट को जो है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अगर किसी डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से लोगों की नीड को केटर कर सकते हैं, तभी वो सस्टेन कर पाते हैं। नहीं तो जो है वहाँ पे इतना कंपटीशन है मार्केट में कि उनका जो पूरा वेंचर जो है वो फेल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बुनियादी ढांचे की बहुत ही ज़्यादा कमी है, ठीक है। जैसे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी है, पावर सप्लाई है, लॉजिस्टिक्स है, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हेल्थ केयर और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसका कि जो स्टार्टअप्स जो है उस पर नकारात्मक रूप से उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट जो है, हमारी जो सरकार है, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जो बहुत ज़्यादा जो है इनकरेज कर रही है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आए, ठीक है। तो यहाँ पर बुनियादी ढांचे की बहुत ज़्यादा कमी है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है यहाँ पे सपोर्टिंग मैकेनिज़म्स भी होते हैं, जैसे कि इंक्यूबेटर्स हो गए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गई। तो इन सब की भी इंडिया में बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से जो है स्टार्टअप को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर जो है बुनियादी ढांचे की कमी के कारण भी स्टार्टअप्स को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सख्त नियम, ठीक है। यहाँ पर जब भी कोई स्टार्टअप या फिर बिजनेस एंटरप्राइज को सेटअप किया जाता है तो फिर उसके साथ साथ जो है बहुत सारी जो है परमिशन सरकार से ज़रूरत पड़ती है। उन परमिशन को लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है टफ रेगुलेशंस हैं। अगर हम देखें तो बहुत सारे इंडिया में रेगुलेटरी बॉडीज़ है, जैसे कि सेबी है, ठीक है, सेबी है, आरबीआई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है। तो ये सारे जो है यहाँ पे बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उनके अलग अलग रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिसको कंप्लाई करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है टाइम चला जाता है। लाइसेंस ऑब्टेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है चला जाता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं टैक्सेस जो है, हाई टैक्स रेट है इंडिया में, स्ट्रिंजेंट लेबर लॉस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज है, रेड टेपिज्म है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर स्टार्टअप को इस्टेब्लिश करने में जो है बहुत समय जो है लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं डिजिटल डिवाइड, ठीक है। डिजिटल डिवाइड के वजह से जो है यहाँ पे बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो अभी भी स्टार्टअप के बेनिफिट से जो है अछूते रह गए हैं। जैसे कि जो लोग रूरल एरियाज़ में, स्मॉल टाउन एरियाज़ में रह रहे हैं, वो उनको जो है स्टार्टअप का फ़ायदा जो है वो अब तक नहीं मिल पाया है। रूरल स्टार्टअप्स जो हैं, ठीक है, रूरल स्टार्टअप्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है इसी चक्कर में जो है वो खो जाते हैं, क्योंकि लोगों को जो है उनके बारे में पता ही नहीं है, उनके जो है डिजिटल प्रेजेंस नहीं होने के कारण यहाँ पर वो जो है कहीं ना कहीं जो है अनरिकग्नाइज रह जाते हैं और जो है वो फेल हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कम उपभोक्ता आधार, इनका कंज्यूमर बेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि रीजनल प्रॉब्लम्स को ही आइडेंटिफाई करके वहीं के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उनको दे रहे हैं। तो इनका जो बेस जो है कंज्यूमर बेस वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम है। और यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे भी हैं जो कि केवल अर्बन एरियाज़ को ही जो है वो केटर कर रहे हैं। रूरल एरियाज़ में वो समझते हैं कि उनकी मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, तो उनका जो कंज्यूमर बेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इंडिया में जो है लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते, जिसके कारण से जो है जो स्टार्टअप्स जो हैं उनकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर जो है नकारात्मक असर हमें देखने को मिलता है। लोगों की इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन वो नए प्रोडक्ट्स, नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर खर्च करने के लिए आज भी बहुत ज़्यादा विलिंग नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रामीण स्टार्टअप, ठीक है। ग्रामीण अगर कोई भी स्टार्टअप है तो उनके साथ अलग ही समस्याएं हैं, क्योंकि जितने भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो रूरल स्टार्टअप्स में जो है इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही जल्दी जो है वो तैयार नहीं होते हैं। इसी के साथ साथ जो है बहुत सारे ऐसे रूरल स्टार्टअप्स हैं जिनके की डिजिटल प्रेजेंस ना होने के कारण उनका जो है उनको जो है लोग जो है पहचान नहीं पाते, और इसी के कारण जो है उन्हें गवर्नमेंट फंडिंग भी जो है वो नहीं, गवर्नमेंट सॉरी
गवर्नमेंट फंडिंग भी जो है वो नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है स्टार्टअप्स के साथ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन सी सरकारी पहल है जिसके कारण जो है एक जो पूरा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है उसको और बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है ये एक भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में जो स्टार्टअप और जो नए विचार हैं, जो न्यू थॉट्स हैं, उनके लिए एक मजबूत इकोसिस्टम को तैयार करना है। ठीक है, उस एक जो नया जो इकोसिस्टम है उसका निर्माण होगा जिससे कि जो हमारी जो आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और बहुत ही बड़े पैमाने पे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो उपलब्ध कराई जा सकें। इसके बाद हम देखते हैं स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, सॉरी, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत जो कुछ एलिजिबल स्टार्टअप्स जो हैं उनको जो है उनकी सीड फंडिंग जो है वो की जाएगी ताकि जो अर्ली स्टेज में जो है इन स्टार्टअप्स की मदद की जा सके। और ये कुछ जो प्रमुख सेक्टर्स हैं उसके लिए जो है यहाँ पे स्टार्टअप्स को सीड फंडिंग की जाएगी, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है। इनमें जो आने वाले जो एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं उनकी सीड फंडिंग करने का इसमें प्रावधान रखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार। इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे बहुत ही जो आउटस्टैंडिंग जो स्टार्टअप्स हैं उनको जो है यहाँ पे पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, उनको यहाँ पे पुरस्कृत किया जाएगा और ऐसे सभी जो भी सिस्टम है जो कि हम कह सकते हैं कि जो कि पूरे जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को और ज़्यादा बेहतर करने का काम कर रहा है उसके अंतर्गत उनको जो है यहाँ पर पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं आत्मनिर्भर भारत। पैंडमिक के बाद, ठीक है, कोविड-19 के बाद जो है सरकार ने हमारी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए 20 लाख करोड़ का जो है यहाँ पर एक स्टिमुलस पैकेज दिया है जिससे कि जो MSME सेक्टर के जो एंटरप्राइजेज हैं उनको और ज़्यादा लाभ होगा, जिसका कि फ़ायदा जो है कई सारे स्टार्टअप्स को भी मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं नीति आयोग द्वारा जो है अटल इनोवेशन योजना है। अटल इनोवेशन योजना के अंतर्गत तो यूनियन गवर्नमेंट द्वारा जो है अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स को जो है यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है ताकि जो कई अलग अलग सेक्टर्स हैं वहाँ पे स्टार्टअप्स को जो है और ज़्यादा विकसित किया जा सके और ज़्यादा जो है इस्टेब्लिश किया जा सके। तो यहाँ पे जो अटल इनोवेशन मिशन जो है इसके अंतर्गत जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करके उसका इनोवेटिव सॉल्यूशन को ढूंढने की बात कही गई है। इसके बाद हम देखते हैं SCO स्टार्टअप फोरम, जिसको कि लॉन्च किया गया था वर्ष 2020 में। और ये एक जो SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये मिलकर के काम कर रहे हैं ताकि जो पूरा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ठीक है, स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है उसको जो है और ज़्यादा जो है वहाँ यहाँ पे उसको इम्प्रूव किया जा सके, उसे और ज़्यादा विकसित किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन स्कीम, सेतु स्कीम। ठीक है, सेतु स्कीम में जो है इसके अंतर्गत कॉलेज में इंक्यूबेटर्स को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो जो इस पूरे स्कीम के लिए जो सरकार द्वारा जो है 1000 करोड़ का जो है वो बजट जो है वो दिया गया है, जिसमें कि जो है लोगों को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ठीक है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बढ़ावा दिया जाए और ताकि जो है यहाँ पर कई सारी और नई जॉब्स को जो है वो पैदा किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं ई-बिज़ पोर्टल। ठीक है, ई-बिज़ पोर्टल जो है यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार की जो सरकार से परमिशन लेनी होती है, तो जो लाइसेंसेस लेने होते हैं उसको एक ही जगह पर जो है यहाँ पर लेकर के आया गया है, इसको एक जगह पर इंटीग्रेट किया गया है ताकि जो है लोगों को अपने जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है, लाइसेंस की, रूल्स की, रेगुलेशंस की, परमिशंस की, वो सब एक जगह से जो है लिया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं सरकार द्वारा जो है जो स्टार्टअप्स हैं उनको कर में छूट भी दी जा रही है, जैसे कि उनको जो है कैपिटल गेन टैक्स जो है उसमें छूट दी जा रही है, एंजल टैक्स जो है उसमें छूट दी जा रही है। यहाँ पर जो है उनको 3 साल तक, 3 ईयर्स तक जो है कोई भी जो है टैक्स नहीं देना है। इस प्रकार से जो है कई सारे जो है टैक्स एग्जेम्पशंस भी जो है स्टार्टअप्स को दिए जा रहे हैं ताकि उनका विकास हो सके।
इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे देश में 26 से अधिक राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कि स्टार्टअप नीतियाँ हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह से जितने भी जो राज्य सरकार है वो भी अपने राज्यों में जो है स्टार्टअप को और ज़्यादा जो है बूस्ट कर रही हैं। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो सेबी है, जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो भी जो है स्टार्टअप्स को फंड कर रही है, स्टार्टअप्स के लिए काम कर रही है क्राउड फंडिंग के द्वारा, ठीक है। तो ये सरकार द्वारा जो है बहुत सारी पहल की जा रही हैं ताकि जो पूरा जो हमारा स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है उसको और ज़्यादा बेहतर बना दिया जाए। इसी के साथ साथ हम देखते हैं जो एमएसएमई सेक्टर है, ठीक है, एमएसएमई सेक्टर जो है इनके लिए जो है कोलेट्रल फ्री लोन्स देने की बात की गई है, कोलेट्रल फ्री क्रेडिट्स देने की बात की गई है, ताकि जो है इनका भी जो है और ज़्यादा विकास हो सके और जो स्टार्टअप्स जो हैं उनको और ज़्यादा जो है विकसित किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर हम आगे क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो है हमारी जो डिजिटल डिवाइड जो है उसको कम करने की ज़रूरत है। हर लोगों के पास जो है इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, ताकि लोगों के पास जो है एक पहुंच होनी चाहिए, ताकि वो लोग और ज़्यादा जो है अवेयर हो सकें अपने और लोगों के जो दूसरे प्रोडक्ट्स जो हैं उसके बारे में, और जो है अपनी जो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरों तक भी पहुंचा सके। तो जो डिजिटल डिवाइड जो है उसको कम करने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जोर देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके लिए सरकार बहुत सारा कार्य भी कर रही है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर लेकर के आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं शिक्षा, एजुकेशन पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो एजुकेशन में जो गैप है, नॉलेज गैप जो है, जो कि पढ़ाया जा रहा है हमें कक्षाओं में, और जो जॉब के लिए जो एक्चुअली स्किल्स ज़रूरी हैं, तो उस गैप को कम करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को जो है और ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। लोगों में जो है और ज़्यादा जागरूकता और सूचना उन तक पहुँचाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर स्टार्टअप्स की, तो स्टार्टअप जो है वो एक जो है यहाँ पर इंडिया में बहुत ही ज़्यादा जो है वो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है उन्होंने दी हैं। बहुत तरीके की जो है हमारे को एडवांस किया है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस किया है। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम को और ज़्यादा बेहतर करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के नज़रिए से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नज़रिए से जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। और ये ज़रूरी है कि जो हम लोग जो स्टार्टअप का जो पूरा इकोसिस्टम है उसको और बेहतर करें टियर 2, 3, 4 सिटीज़ में, ठीक है। रूरल एरियाज़ में भी जो है इनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। रूरल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए भी जो है जो स्टार्टअप जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है पेपर नंबर 4 से, और क्वेश्चन है डिफाइन कॉन्शियस, हाउ डज इट हेल्प इन एथिकल डिसीजन मेकिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन। अंतःकरण या अंतरात्मा की आवाज़ को परिभाषित करें, यह प्रशासन में नैतिक निर्णय लेने में कैसे मदद करता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि कॉन्शियस या फिर जो आंतरिक आवाज़ है वो होती क्या है, ठीक है। तो ये हमारी जो इनर वॉइस होती है, जो कि हमारे बिहेवियर को गाइड करती है, जो कि हमें बताती है कि क्या सही है क्या गलत है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम कोई भी एक्शन लेते हैं, ठीक है। कोई भी जब हमारे पास कोई भी समस्या होती है या फिर जहाँ पे हमें कोई भी एक्शन लेना होता है, तो उसके पहले हम लोग सोचते हैं, हमारी जो मन की आवाज़ होती है हम उसको सुनते हैं, और तभी जो है हम कोई भी एक्शन लेते हैं। तो यह हमें बताता है कि नैतिक रूप से क्या सही है और क्या गलत है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग कोई भी एक्शन लेते हैं। तो ये एक हाईएस्ट अथॉरिटी है जो कि हमारे अंदर की आवाज़ है, जो कि हमारे सभी एक्शंस को जो है हमें बताती है कि ये हमने सही किया है ये क्या, ये फिर हमने गलत किया है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक्शन तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है हमारा मन कहता है कि नहीं, कहीं ना कहीं हमने ये गलत किया है। तो ये क्या है, ये हमारी जो है कॉन्शियस है, ये हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है, जो कि हमें बताती है कि कौन सा एक्शन सही है और कौन सा एक्शन गलत है, ठीक है। कई बार जो है हम लोग रेज ऑफ एंगर में कोई भी जो है एक्शन ले लेते हैं, लेकिन बाद में हमें बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है कि हमें इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तो ये हमें कौन बता रहा है कि हमें इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था? ये हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है, ये हमारा जो कॉन्शियस है वो हमें बता रहा है, ठीक है। तो ये हमारे जो फाइनल डिसीजन, हमारे कोई भी एक्शन जो होता है, जो भी हम कोई कार्रवाई करते हैं, तो उसके लिए जो है हमारा अंतिम निर्णय जो है वो निर्धारित कौन करता है, वो हमारा कॉन्शियस ही करता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो है अपनी कॉन्शियस की आवाज़ सुन के, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के कोई भी एक्शन लेता है, तो उसको एक इनर पीस जो है वो मिलती है। लेकिन अगर कोई अपने मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाके कोई भी कार्य करता है, तो ये हमारी मानसिक जो मनोवैज्ञानिक जो है, हमारी जो मानसिक
मानसिक पर हमारे हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो मानसिक तौर पे जो है हमारे ऊपर नकारात्मक रूप से जो है यहाँ पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। जब भी हम अगर कोई अपनी जो है मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाके काम करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है, जिसका कि असर हमारे जो है यहाँ पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर ये डिसीजन मेकिंग में जो है वो कैसे कार्य करता है कॉन्शियस। ठीक है, तो कॉन्शियस इन एथिकल डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये है कि नैतिक दुविधाओं का जो है ये समाधान करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, कई बार ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस जो हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको जो है कंपीटिंग सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स के बीच में जो है वहाँ पे चुनाव करना होता है, और वो तभी अपना कोई भी डिसीजन ले पाएंगे अगर वो अपने जो है अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे, अगर वो सुनेंगे कि उनके बिलीव्स और मॉरल प्रिंसिपल्स क्या हैं, तभी वो जो है एथिकल डिलेमास को जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम देखते हैं जो हमारी जो अंतरात्मा है वो हमारे डिसीजन मेकिंग निर्णय लेने में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है बहुत सारे जैसे कि हमने बात की कि जो भी हमारी जो कॉन्शियस होती है वो हमें गाइड करती है, वो हमारे एक्शंस और हमारे थॉट्स को जो है इन्फ्लुएंस करती है, और उसी के अनुसार जो है हम कोई भी एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो जब हम एक्शन लेते हैं मतलब कि हम कोई भी डिसीजन मेकिंग में वो हमारी मदद कर रही हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, ठीक है, कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर है, अगर उसने किसी कल्प्रिट को पकड़ा है, अरेस्ट किया है और उसका कनेक्शन किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ है, तो क्या उस कल्प्रिट को छोड़ देना चाहिए या फिर उसने अगर गलती की है तो उसे उसकी जो है सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके बाद हम देखते हैं कर्तव्य के प्रति जो है हमारी प्रतिबद्धता को जो है समझाता है। ठीक है, यहाँ पे वो हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या हमें सुपीरियर्स को सोच के सुनना चाहिए या फिर जो है हमारे जो राइट बात है, हमारे जो रूल्स हैं, हमारी जो सर्विस क्या कहती है, सर्विस बुक क्या कहती है, हमें उसके अकॉर्डिंग जो है कोई भी कार्य करना चाहिए। भ्रष्टाचार को कम करने में भी जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये हमारी जो अगर हम कहीं ये जो हमें जो है ब्राइब लेने से कहीं ना कहीं जो है वो रोकता है, और ये जो है बताता है कि हमारी जो अंतरात्मा की आवाज़ जो है अगर हम किसी भी कार्य में करते हैं, कोई भी गलत कार्य करते हैं, तो वो हमारी अंतरात्मा जो है वो एक जो है वॉइस रेज करती है, जो कि हमें जो है सही कार्य करने के तरफ जो है वो ले जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे वो बताती है कि हमें अपने पर्सनल गेन्स को साइड में रख के जो है अपने जो समाज कल्याण के बारे में या फिर जो पब्लिक की सर्विस के बारे में जो है वो सोचना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसी स्थिति जिसमें सरकारी अधिकारी का निर्णय उसकी व्यक्तिगत रुचि से प्रभावित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उत्पन्न हो रहा है, और उससे जो है हमें अलग रहना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जो जजेस होते हैं, ठीक है, जजेस होते हैं, उनको वो जो है उनको अपने आप को उस केस से हटा लेना चाहिए, उस केस के लिए जो है अपने आप को हटा लेना चाहिए जो कि उनके किसी जिसमें कि उनका कोई रिलेटिव इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उत्पन्न ना हो, और जो भी डिसीजन हो वो फेयर रूप से हो। इसके बाद हम देखते हैं भावनात्मक बुद्धि या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कई बार जो है ये हमें रोकता है हमारा कॉन्शियस, ताकि हम लोग इमोशंस के साथ कहीं ना बह जाएं। ठीक है, और ये हम इसीलिए जो है इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे डिसीजन मेकिंग में, और ये जो है उसको जो है यहाँ पे जो हमारा जो कॉन्शियस है वो भी हमारे डिसीजन लेने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। इसके बाद हम देखते हैं सेल्फ अवेयरनेस, हमारे आत्म जागरूकता के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे कि लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, हम लोग उसको अलग अलग तरीके से समझते हैं, और लेकिन हमारे लिए उस सिचुएशन में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी पर्सपेक्टिव के साथ जो है हमारे कोई भी डिसीजन लेने में हमें बहुत ही ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन हो जाती है। तब हमारी कॉन्शियस हमें याद दिलाती है कि हमारे मॉरल बिलीव्स, हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम कोई भी डिसीजन लेते हैं। तो ये हमें सेल्फ अवेयर भी कराता है।
इसके बाद हम देखते हैं ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे भी कानून का अभाव है, जहाँ पर कि कोई भी लॉ नहीं बनाए गए हैं, उस स्टेज में भी जो है डिसीजन मेकिंग में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी गरीब व्यक्ति है, ठीक है, और वहाँ पर जो है जो भी पब्लिक सर्वेंट है, वहाँ पे कोई भी जो है वेलफेयर स्कीम को जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है, कोई भी गरीब व्यक्ति आता है, उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो क्या उसको लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो जो एब्सेंस ऑफ लॉ है, जहाँ पर कि जो है ब्यूरोक्रेट्स को जो है अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करना होता है, तो उसको जो है उसकी पावर्स जो है उसको जो है उसकी अंतरात्मा बताती है कि उस सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे कानून का अभाव है, वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स जो है जहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है डिसीजन मेकिंग में। इसके बाद हम देखते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, उपयोगिता उसकी, यहाँ पे यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल जो है वो कहता है कि यहाँ पे मैक्सिमम गुड पहुँचाना है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को, सबसे ज़्यादा लोगों को किस चीज़ से सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा, हमें वही कार्य जो है वो करना है। तो यहाँ पर जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लेते हैं। वहाँ पर जो है कोई भी डिसीजन लिया जाता है, उसका कॉस्ट बेनिफिट देखा जाता है, ठीक है, कि इस चीज़ के लिए या फिर किसी भी एक पॉलिसी से कितने लोग जो है लाभान्वित होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है डिसीजन जो है वो लिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्शियस जो है, ठीक है, कॉन्शियस जो है हमें कई तरीके से जो है हम उसको जो है और ज़्यादा जो है हमारी जो कॉन्शियस जो है उसको हम लोग और ज़्यादा जो है डेवलप कर सकते हैं कई तरीके से। जैसे कि अगर हम बात करें तो जब भी कोई डिसीजन लेना हो, तो उसके पहले जो है हमें रुक के एक बार सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। हमें मेडिटेशन, हमारी प्रेयर जो है, हमारी कॉन्शियस जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ को हमें सुनने में जो है और ज़्यादा मदद करती है। और हमें जो है अपने सेल्फिश इंटरेस्ट, जो हमारे जो पर्सनल गेन्स हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। जितने भी जो हमारे ऊपर जो बाहरी रूप से बहुत ज़्यादा जो लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, उससे हमें जो है यहाँ पे दूर रहना चाहिए। तो कॉन्शियस के लिए अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कुछ कोट्स भी हैं, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का है कि कभी भी अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध कुछ भी ना करें, भले ही राज्य इसकी मांग करे। ठीक है, और अगर दूसरा कोट की हम बात करें तो वह महात्मा गांधी का कोट है, जो कि कहता है, न्याय की अदालतों से भी ऊंची एक अदालत है और वह है अंतरात्मा की अदालत, यह अन्य सभी न्यायालयों से सर्वोपरि है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम कुछ कोट्स भी उसमें डाल सकते हैं, ताकि हम अपने जो आंसर क्वालिटी है उसको और ज़्यादा एनहांस कर सकें। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच।